नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके सामने मनीष पांडे। एक बार फिर हाजिर हूं इस हफ्ते अपना खास कार्यक्रम राग दरबारी लेकर। इस कार्यक्रम में हम ऐसी खबरें आपके लिए लेकर आते हैं जो कहीं दब जाती हैं, कहीं छुप जाती हैं या फिर कानाफूसी बन के रह जाती हैं। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं अपना खास शो राग दरबारी। फिलहाल इस हफ्ते हम जब ये कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले एक उपलब्धि के बारे में आपको बता दें कि ये हमारा तीसरा एपिसोड है और दूसरे एपिसोड में हमने दिखाया था कि उत्तर प्रदेश का पर्यटन विभाग और वन विभाग, जिनकी कोशिश थी कि लखनऊ से लखीमपुर तक इन दोनों शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ दिया जाए, और हमने इस योजना की दुश्वारियां दिखाई थी और बताया था कि वो हवाई पट्टी जो लखीमपुर में है वो किस कदर वीरान पड़ी हुई है। फिलहाल उद्घाटन के बाद कोई भी अफसर, ना तो वन विभाग का ना तो पर्यटन विभाग का, उस हवाई पट्टी को देखने गया है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि राग दरबारी में इस खबर को उठाने के बाद अब जो साहब लोग ऊपर हैं वो हरकत में आ गए हैं। और आज ही सुबह मुझे खबर मिली कि 14 तारीख से यानी आज से जो लखनऊ से लखीमपुर की हवाई सेवा है वो शुरू कर दी जाएगी। फिलहाल जो अपडेट है, अपडेट में ये बताया गया है कि 14 से लेके यानी शुक्रवार, हर हफ्ते में सोमवार से लेकर शुक्रवार तक ये जो एयर सर्विसेज हैं वो लखनऊ टू लखीमपुर चलती रहेंगी और शनिवार और रविवार ये हवाई सेवा बंद होगी। तो फिलहाल अपडेट ये है, दावा किया गया है। फिलहाल देखते हैं क्या होता है। और ये जो हवाई सेवा शुरू हुई है, ये हवाई सेवा नियमित रूप से चलती है या हवा ही रहती है। तो जो हमारी पहली खबर है वो उत्तर प्रदेश के राजनीति जगत से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के एक बहुत कद्दावर नेता, जो किसी जमाने में अपने रसूख के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं, आजम खान से जुड़ी हुई ये खबर है। दरअसल आजम खान पिछले कई महीने से कारागार में हैं, जेल में हैं। उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे। वो, उनका बेटा, उनकी पत्नी, तमाम लोग इन तमाम आरोपों में जेल में बंद हैं, जेल में निरुद्ध हैं। अब आज से 2-3 दिन पहले एक खत वायरल हुआ आजम खान साहब का। वैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर खत की जगह उनका वीडियो आ जाता तो शायद हो सकता है कि ज़्यादा असर होता। लेकिन फिलहाल आजम खान ने जेल से जो चिट्ठी लिखी है वो बड़ी ज़बरदस्त है और उसकी बड़ी ज़बरदस्त चर्चा हो रही है। पहले मैं आपको वो चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है, उस खत में क्या लिखा हुआ है, उसे सुनाता हूँ, फिर आगे की बात करेंगे। आजम खान साहब ने लिखा है कि समाजवादी पार्टी रामपुर में हुए जुल्म और बर्बादी का मुद्दा संसद में उतनी ही मजबूती से उठाए जितना संभल का, क्योंकि रामपुर के सफल तजुर्बे के बाद ही संभल पर आक्रमण हुआ है। अब शब्दों को आप देखिए, सफल परीक्षण के बाद संभल पर आक्रमण हुआ। ऐसा लगता है कि जैसे संभल कोई राज्य है और वहां पे कुछ विदेशी आक्रांताओं ने चढ़ाई कर दी है और तहस नहस कर दिया। खैर आगे सुनिए। रामपुर की बर्बादी पर इंडिया गठबंधन खामोश तमाशाई बना रहा और मुस्लिम लीडरशिप को मिटाने पर काम करता रहा। इंडिया ब्लॉक को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी, अन्यथा मुसलमानों के हालात और भविष्य पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मुसलमानों पर होने वाले हमले और उनकी मौजूदा स्थिति अपनी नीति खुल के स्थिति स्पष्ट करें। यदि मुसलमानों के वोट का कोई अर्थ ही नहीं है और उनके वोट का अधिकार उनकी नस्लकुशी करा रहा है, तो उन्हें विचार करने पर मजबूर होना पड़ेगा कि उनके वोट के अधिकार को रहना चाहिए या नहीं।
बेसहारा, अलग थलग और अकेला, खाक व खून में नहाया हुआ अधिकार, इबादत गाहों को विवादित बनाकर समाप्त करना इत्यादि केवल साजिश करने वालों, षड्यंत्र रचने वालों तथा दिखावे की हमदर्दी के लिए देश की दूसरी आबादी को बर्बाद एवं नेस्तो नाबूद नहीं किया जा सकता। अब इस पत्र को लिखने का मकसद आपको समझ में आ ही रहा होगा कि आजम खान ने ये पत्र जो जारी किया है, खासकर वो समाजवादी पार्टी के लिए और इंडिया गठबंधन जो एनडीए 2 के लिए बना था उसके लिए, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि ये गठबंधन उत्तर प्रदेश में जो मुसलमान हैं उनके साथ जो जुल्मो सितम हो रहा है, जैसा कि आजम खान साहब कह रहे हैं, उस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे। और संभल की घटना को उन्होंने रामपुर से जोड़ा है कि रामपुर में सफल परीक्षण के बाद ये संभल पर हमला है। अब आजम खान साहब अगर ये चिट्ठी लिख रहे हैं तो आप समझिए कि कितना दर्द होगा उनके अंदर। जेल में न जाने कितने महीनों से पड़े हुए हैं और अब एक नया सियासी समीकरण बनते हुए भी उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। इस बीच आपने अगर खबरें देखी होंगी तो आपको याद होगा कि अभी कुछ ही दिन पहले जो भीम आर्मी चीफ हैं चंद्रशेखर, वो गए थे आजम खान से जेल में मिलने और वहां से निकलने के बाद, उनसे मिलने के बाद ये आजम खान ने चिट्ठी जारी की है। तो जाहिर सी बात है उनका भी दर्द है, उनकी भी तकलीफ है। अंदाज़ा लगाइए कि आजम खान जो जीवन भर समाजवादी पार्टी के लिए लड़ते रहे, जो नेताजी मुलायम सिंह यादव के खास सिपहसालारों में, खास लोगों में शुमार थे, उनकी गिनती होती थी, उनकी इस स्थिति में समाजवादी पार्टी उनके लिए क्या कर रही है। मुझे नहीं लगता कि, मुझे शायद याद नहीं है कि हाल फिलहाल में कोई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कोई बयान उनके लिए दिया हो या उनके बारे में कुछ बोला। हाँ, जब कहीं कोई मंच पर भाषण वाषण देना होता है या जब थोड़ा सा चुनाव का मौसम आता है तो एक आध बार याद आ जाती है आजम खान की समाजवादी पार्टी के लोगों को। लेकिन फिलहाल आजम खान जेल में बड़े अपनी बड़ी बड़ी नई योजनाएं बना रहे हैं। चंद्रशेखर से मिलना हो, चाहे ओवैसी से बातचीत करनी है, तमाम चीज़ें एक नए समीकरण की तरफ इशारा कर रही हैं। और उनकी कोशिश भी है कि जो समाजवादी पार्टी कहा जाता है, माना जाता है, उत्तर प्रदेश की राजनीति जो जानता और समझता है कि उत्तर प्रदेश में जो अभी जो समाजवादी पार्टी ने पीडीए गठबंधन बनाया था, पिछला दलित और अल्पसंख्यक, उसमें ए अल्पसंख्यक था, तो इन अल्पसंख्यकों का सबसे ज़्यादा रुझान जो है समाजवादी पार्टी की तरफ होता है। लेकिन आजम खान साहब ने साफ आगाह किया है इस खत के माध्यम से। पहला खत है, अभी देखिए और क्या क्या आता है, कौन कौन सी चीज़ें निकल के आती हैं, कि अगर इस मामले को कायदे से उठाया नहीं गया तो वोटरों को भी सोचना पड़ेगा कि जो मुस्लिम वोटर हैं उनका जो वोट वो जिन्हें दे रहे हैं वो उस वोट को लेने के हकदार हैं कि नहीं। और जाहिर सी बात है, अभी दर्द तो होगा ही होगा। आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर समाजवादी पार्टी परिवार, जो समाजवादी पार्टी का परिवार है, वैसे पार्टी तो बहुत बड़ी है, लेकिन समाजवादी पार्टी परिवार का कि चाहे अखिलेश यादव हो गए, चाहे शिवपाल यादव हो गए, चाहे रामगोपाल यादव हो गए, धर्मेंद्र यादव हो गए, अक्षय यादव हो गए, कोई समाजवादी पार्टी के परिवार का सदस्य अगर इतने दिनों तक जेल में बंद रहता तो क्या समाजवादी पार्टी ऐसे ही बैठे रहती या कभी कभार चर्चा होती? मुझे नहीं लगता शायद ऐसा हो पाता। लेकिन फिलहाल आजम खान साहब का दर्द जो जेल से इस चिट्ठी के माध्यम से बाहर निकल कर आया है, उसे महसूस करिए और समझिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या चल रहा है। हमारी जो अगली खबर है वो उत्तर प्रदेश की थोड़ा नौकरशाही से जुड़ी है, थोड़ा राजशाही से जुड़ी हुई है। राजशाही मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने समय समय पर देखा होगा, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब भी समीक्षा बैठक करते हैं या जब भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं और जब भी रूबरू होते हैं जिले के अफसरों से, तो वो साफ तौर पे उनका एक एजेंडा सबसे ऊपर होता है कि जो फरियादी हैं, जो फरियाद लेकर डीएम या एसपी या एसडीएम के यहाँ आते हैं, उनको नज़रअंदाज नहीं करना है, उनकी बातें सुननी है। और आपने देखा होगा कि अमूमन जब गोरखनाथ मंदिर जाते हैं, गोरखपुर जाते हैं योगी जी, तो एक
बड़ा जनसमूह वहां पहुंचता है, वो खुद ही बड़े आराम से मिलते हैं लोगों से और सबकी एक एक व्यक्तियों से मिलके उनकी जो भी फरियादी आते हैं उनकी समस्याएं सुनते हैं और संभवतः कोशिश भी होती है कि उनका निराकरण तत्काल हो जाए, अधिकारियों को निर्देशित करते हैं। ये सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पिछले 7 साल से कर रहे हैं। समय समय पर मैंने बताया कि आपको आदेश भी जारी करते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आजकल जो उनका आदेश है ये वो अफसरों ने कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले लिया है। एक दो घटनाएं पिछले हफ्ते इस हफ्ते जो घटी हैं उसको देखकर तो यही लगता है। पहली घटना आपने मैनपुरी वाली देखी होगी। मैनपुरी में डीएम साहब का दरबार चल रहा था, जनता दरबार चल रहा था। माँ बेटी पहुंची और माँ बेटी ने कोई फरियाद थी, कुछ कहा, अपना दर्द बयान किया और बताया ही जाता है कि शायद जो है ऊंची आवाज़ में बात की और वो डीएम साहब को नागवार गुजरी। ऊंची आवाज़ में बात की और जैसा कि डीएम साहब का कहना है कि उन्होंने जान देने की बात कही। तो मुझे लगता है कि अब जब इस तरह की जब सभाएं या इस तरह का कार्यक्रम अफसर करें तो एक जो वो ध्वनि मापक यंत्र होता है उसमें वो भी लगा लेना चाहिए उनको अपनी सभा में, अपने कार्यक्रमों में, जिससे पता चल जाए कि कौन सा फरियादी किस मानक में या कितनी ऊंची आवाज में बात कर सकता है। फिलहाल आपने देखा होगा, बड़ा वायरल हुआ, बड़ी तस्वीरें वायरल हुई कि डीएम साहब ने वही फरमान जारी किया कि तत्कालीन हिरासत में लिया जाए, जेल भेज दिया जाए। उस लड़की का भी बयान, माँ बेटी जो फरियादी बन के गए थे उनका भी बयान आपने देखा होगा, उनका भी बयान आया था और वो भी परेशान थी। वो भी कह रही थी कि तमाम डंडे लगाओ और जेल भेजो, ये सब सारी बातें। फिलहाल हम नहीं कह रहे हैं, ये बातें जो सोशल मीडिया पर और तमाम जगहों पर मौजूद हैं वो कह रहे हैं। फिर डीएम साहब का बयान आता है, डीएम साहब कहते हैं कि ऐसी कोई स्थिति नहीं थी वहाँ पर, चूंकि वो बहुत आवेशित हो गए थे दोनों माँ बेटी, तो इसलिए उन्हें हिरासत में रखा गया, फिर कूल डाउन हो गए तो उन्हें छोड़ दिया गया। ऐसी एक और घटना आप सोचिए, वो डीएम साहब की थी। अब डीएम साहब जो आईएएस हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से चुन के आए हुए हैं, वो थे। उसके बाद एक आईपीएस की घटना जो सुहाग नगरी जिसे कहते हैं, फिरोजाबाद, जहाँ की चूड़ियाँ बड़ी मशहूर हैं, वहाँ से निकल के सामने आई। वहाँ पर बताया गया कि वहाँ कप्तान साहब सुनवाई चल रही थी, कप्तान साहब की जन सुनवाई चल रही थी। वहाँ एक रिटायर्ड एक्स आर्मी मैन आता है, वो अपनी समस्या बताता है, वहाँ कुछ कहा सुनी हो जाती है और वहाँ तो खबरें निकल के ये आई कि वहाँ उसने भी ऊंची आवाज़ में बात की। उसने भी जब ऊंची आवाज़ में बात की तो भाई आज के वहाँ भी शायद मुझे लगता है कि ध्वनि मापक यंत्र जो है उसकी ज़रूरत थी, तो वहाँ भी यही चीज़ निकल के आई कि ऊंची आवाज़ में बात की। तो उसके बाद जो कुछ हुआ वो हम पर्दे पे नहीं बता सकते हैं। सुनने में यही आया कि अब किसने किसको पीट दिया, वो एक्स आर्मी मैन ने किसको पीटा या फिर वहाँ पुलिस वालों ने किसके पीटा, ये शोध का विषय है। आप शोध करिएगा, सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो वही मैं कह रहा था कि मुझे लगता है कि ये सब तमाम घटनाएं जो देख के तो यही लग रहा है कि शायद कुछ ज़्यादा ही गंभीरता से अफसरों ने, फील्ड में तैनात अफसरों ने ले लिया है, जिन्हें ये समझ में नहीं आता है कि अगर मुख्यमंत्री स्वयं एक दिन में अगर 200-300 फरियादियों की फरियाद सुनते हैं बिना ब्लड प्रेशर बढ़ाए, मतलब ब्लड प्रेशर शायद बढ़ जाता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ बिना ब्लड प्रेशर बढ़ाए, कि बड़े आराम से, बड़ी शालीनता से आप सूबे के उप मुख्यमंत्रियों को देख लीजिए, ब्रजेश पाठक को देख लीजिए। ब्रजेश पाठक भी लगातार लोगों को सुनते हैं। अगर उनके घर पे आप कर चले जाइए 2-3 दिनों पर देख लीजिए, किसी भी दिन देख लीजिए, 100-200 आदमियों की वो सुनते हैं। तो ये लोग जनप्रतिनिधि हैं। ये लोग, इनके अंदर अगर इतना धैर्य और पेशेंस है तो जो जिलों में तैनात अफसर हैं उनके पास तो असीम ताकत है भाई, असीम ताकत है और वो इनसे कहीं और बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तो वो पढ़ लिख के बड़ी परीक्षा पास करके आए हैं, तो उनके अंदर थोड़ा सा धैर्य जरूर होना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर उनके अंदर धैर्य नहीं है तो ज़रूरी नहीं है उनकी फील्ड की पोस्टिंग हो। और उन्हें शासन में भी बहुत सारे पद हैं, यहाँ लखनऊ में भी विधानसभा और सचिवालय में बहुत सारे पद हैं, उनको वहाँ उठा के भेज देना चाहिए। लेकिन ऐसी घटनाएं जो सामने निकल के आ रही हैं उसको देख के यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि खासकर ऐसे अफसरों की जब ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं तो उन्हें दबाने और छुपाने की जगह उन्हें तत्काल फील्ड से वापस बुला लेना चाहिए कि कम से कम जो शासन, सरकार और जो अच्छे अफसर हैं उनकी स्थिति जो है, उनकी इमेज खराब ना हो। फिलहाल अब आगे क्या होगा ये बता पाना मुश्किल है, लेकिन ऐसी 2-3 घटनाएं पिछले एक हफ्ते में गुजरी हैं, इसलिए हम चर्चा करने के लिए मजबूर हुए और आपको बता रहे हैं कि इन सब घटनाओं का कितना व्यापक असर लोगों के बीच में पड़ रहा है। लोग हंस रहे हैं, लोग
खुश हो रहे हैं, कई जगहों में तो खुश हो रहे हैं। जब ये खबर निकल के फिरोजाबाद वाला आई तो सोशल मीडिया पे मैंने बहुत सारी प्रतिक्रियाएं देखी कि लोग खुश हो रहे हैं, अच्छा हुआ। मतलब अफसरों के पास अगर चले जाओ, उनसे अगर कुछ बोल दो और थोड़ा सा भी अगर ऊंची आवाज में बात कर दो तो तत्काल जेल भिजवाने और मारने पीटवाने तक की बातें करने लगते हैं। तो अच्छा हुआ कि अगर कोई आदमी शेर पर सवा शेर बनकर भारी पड़ा। तो फिलहाल मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा हो रहा है तो जो लोग बड़े हाकिम लोग यहाँ लखनऊ में बैठे हुए हैं उन्हें तत्काल इन मामलों को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि यही जो फरियादी आ रहे हैं यही उनका वोट बैंक है। इन्होंने ही अपने वोटों से सरकार बनाई है और इनके दम पर ही यहाँ पर बैठ के वो मलाई खा रहे हैं। तो तत्काल ऐसे लोगों को कम से कम मुझे लगता है कि फील्ड से हटा के, यहाँ बहुत सारे काम हैं उन कामों में लगा देना चाहिए, और ऐसे सिंसियर टाइप के लोगों को फील्ड में पोस्ट करना चाहिए कि जो कम से कम पब्लिक का दर्द समझे। हमारी जो अगली खबर है वो सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई है, महिला और पुरुष के अधिकारों से जुड़ी हुई है। सोशल मीडिया पर अगर देखा होगा आपने अतुल सुभाष का एक वीडियो देखा होगा जिसमें एक बेंगलोर का एआई इंजीनियर 1.5 घंटे की वीडियो बना के सुसाइड कर लेता है। आरोप लगाता है अपनी पत्नी के ऊपर, अपने ससुराल वालों के ऊपर, कि किस तरीके से उसका लगातार शोषण किया जा रहा था, उसे अपने बच्चे से मिलने नहीं दिया जा रहा था, और किस तरीके से एलमनी अमाउंट और तमाम चीज़ों के लिए उसे परेशान किया जा रहा था। और इसलिए वो काफ़ी परेशान हुआ और अंततः उसने एक वीडियो बनाई, सुसाइड नोट लिखा और अपना सुसाइड कर लिया। तमाम चैनलों में आपने खबर देखी होगी। दूसरी एक खबर अभी 1-2 दिन में आई है कानपुर की। आपने देखा होगा कानपुर में एक एएसपी रैंक का अफसर एएसपी मोहम्मद मोहसिन, जिसके ऊपर आईआईटी की एक छात्रा ने आरोप लगाया कि उसने उसका शारीरिक शोषण किया, उसे बेवकूफ़ बना के उसका महीनों तक शारीरिक शोषण करता रहा, और फिर उस महिला ने तंग आके उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी। एफआईआर दर्ज हो गई एएसपी मोहसिन पे। एफआईआर दर्ज होने के बाद तत्काल ये खबरें, एएसपी मोहसिन की वीडियोस तमाम वायरल होने लगी। उनके प्रशंसा चिन्ह जो इस बार दिया गया था स्वतंत्रता दिवस पे वो वायरल होने लगे। उनकी तस्वीरें अलग अलग एंगल से, बहुत सारी तस्वीरें वर्दी में वायरल होने लगी। उन्हें वहाँ से हटाकर मुख्यालय में अटैच कर दिया गया, डीजीपी मुख्यालय में, और जांच कमेटी बना दी गई। कुछ अफसर अब जांच भी कर रहे हैं उसमें। तो एक तरफ अतुल सुभाष की घटना और एक तरफ एएसपी मोहसिन की घटना। दोनों में जो विलन है वो एक महिला है। मैं विलेन इसलिए कह रहा हूं, पीड़ित इसलिए नहीं कह रहा हूं। पीड़ित मान लिया, पीड़िता भी कहूंगा क्योंकि आज के ज़माने में कुछ भी संभव है, तो पीड़िता कहूंगा कि दोनों की तरफ, दोनों मामलों में पीड़िता एक महिला है जिसका आरोप है कि पुरुष ने उसका उत्पीड़न किया। और दोनों ही मामलों में अभी तक न्यायालय ने उन्हें दोषी सिद्ध नहीं किया था, लेकिन उन्हें सजा मिलनी शुरू हो गई। अतुल सुभाष ने तो सुसाइड कर लिया। सोचिए, इस आरोप लगाने के बाद जो एएसपी रैंक का एक अफसर है, जो मोहम्मद मोहसिन, जिसकी वीडियो तमाम, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया ग्रुपों में, तमाम सोशल मीडिया साइटों पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, मतलब ऐसे ऐसे तस्वीरें वायरल की जा रही हैं और ऐसा ऐसा लिखा जा रहा है जो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लोग अपना फ्रस्ट्रेशन किस हद तक निकालते हैं। फिलहाल जब उस महिला की एफआईआर पढ़ेंगे तो एफआईआर में साफ तौर से लिखा है, उसने लिखा है कि ये भी आईआईटी में आते थे और वो मेरा बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ था, उस दौरान इन्होंने उसका फ़ायदा उठाया, मेरे करीब आए और इन्होंने मेरा शारीरिक शोषण किया। इन्होंने बताया मेरी शादी नहीं हुई है और तमाम चीज़ें। फिर मैंने इनकी पत्नी को कॉल किया, पत्नी ने बताया कि नहीं सब कुछ ठीक है। इन्होंने कहा था कि तलाक होने वाला है हमारा, तमाम चीज़ें वो अब एफआईआर में लिखी हुई हैं, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन भाई आपके, अगर आप ये कह रहे हैं कि आप उस समय जब आपका बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ था तो आप मानसिक रूप से परेशान थी, तो मुझे लगता है कि शायद बॉयफ्रेंड के बारे में भी उन्होंने कहीं ना कहीं कोई मुकदमा दर्ज कराया होगा। ये भी जांच करना चाहिए कि क्या उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड को के बारे में मुकदमा दर्ज कराया है कि नहीं। क्या वो भी कोई सरकारी नौकरी में था, वो भी कोई पीपीएस अफसर था, वो भी कोई वर्दी वाला था, वो भी कोई आईएएस अफसर था, या वो भी कोई पीसीएस अफसर था। एक बार पता करना चाहिए, तो फिर आपको उनकी सोच का अंदाजा लगाया जाएगा। फिलहाल अभी जो एसपी मोहसिन है उन्हें हटा के मुख्यालय अटैच कर दिया गया है और 80% मान लीजिए, 80% पब्लिक ने अगले को गुनहगार मान लिया है। फिलहाल अब जांच का विषय है कि आगे जांच में क्या निकल के आता है, कि सिर्फ उसमें एएसपी मोहसिन ही सिर्फ दोषी थे, कि जो पीड़िता है उनका भी 1-8%
दोष रहा है। लेकिन कुल मिला के इन दोनों घटनाओं ने, अगर आप देखेंगे, एक देश में एक नए तरह की बहस शुरू हो गई है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले इन सब मुद्दों पे मुखरता से लोग बात नहीं करते थे, बोलते नहीं थे। मुझे याद है कि ऐसे ही कुछ महीनों पहले एक पीपीएस अफसर जो मुझे लगता है कि बहुत ही जबरदस्त टाइप का इंसान था, उसके ऊपर भी आरोप लगते हैं कि एक यूपीएससी स्टूडेंट उसके ऊपर आरोप लगाती है, जो तैयारी कर रही होती है, कि इन्होंने मुझे यूपीएससी के नोट्स देने और उनके बहाने इन्होंने मेरी मुझसे करीबी बढ़ाई और उसके बाद फिर इन्होंने मेरा शारीरिक शोषण किया। उसने भी एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की थी, एफआईआर शायद दर्ज भी हुआ था। और एक अच्छे खासे अफसर, जिसका मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में शायद कोई आईपीएस अफसर हो जिस उस पीपीएस अफसर को ना जानता हो, उस अफसर का कैरियर खत्म हो गया। वो आज कहाँ है किसी को नहीं पता। लेकिन ये भी सच है कि अभी वो उस पर दोष सिद्ध भी नहीं हुआ, लेकिन उसका पूरा का पूरा कैरियर खराब हो गया। मुझे नहीं लगता कि अगर इस आरोप के बाद अगर एएसपी मोहसिन दोषी पाए जाते हैं या निर्दोष भी पाए जाते हैं, तो जीवन में वो अपने आगे की सर्विस उस स्वाभिमान और मान सम्मान के साथ कर पाएंगे जो पहले से कर रहे थे। तो कुल मिलाकर एक नई बहस छिड़ी है। तो मुझे लगता है कि इस बहस को बंद नहीं होना चाहिए, इस बहस को आगे जारी रखना चाहिए और सोचना चाहिए नियम और कानून बनाने वाले उन तमाम लोगों को जो नियम और कानून बनाते हैं, कि जब हर तरफ आप समानता का अधिकार महिला और पुरुष को दे रहे हैं, महिला और पुरुष को आप समान अवसर दे रहे हैं, उनके समानता की बातें कर रहे हैं, तो इन सब मामलों में भी पुरुषों को भी महिलाओं के बराबर का दर्जा देना चाहिए। कि अगर उनका आरोप है, अगर कोई महिला किसी के ऊपर आरोप लगाती है, तो पुलिस के पास भी अधिकार हो कि वो भी उसकी भी बात सुनी जाए और कम से कम उसका भी मामला दर्ज किया जाए। लेकिन फिलहाल देखिए क्या निकल के आता है। लेकिन ये तय है कि अब जो कानपुर के एसपी मोहसिन हैं, अब वो कितनी भी रिसर्च कर लें, वो आईआईटी से कर लें, वो कहीं लंदन से कर लें, अब इस घटना के पहले वाले दिन लौट के नहीं आने वाले। और मुझे लगता है कि 80% लोगों ने तो सोशल मीडिया पर ही मोहसिन को दोषी बना लिया। फिलहाल देखिए निकल कर आगे क्या आता है। हमारी जो आखिरी खबर है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति जगत से ही जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में सत्ता पक्ष के एक विधायक से जुड़ी हुई है। अक्सर आपने माफ करिएगा, सुना होगा कि कहते हुए लोगों को कि विपक्ष के बहुत सारे लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी हर बार ईवीएम हैक कर लेती है। लेकिन हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं, ये वीडियो देखिएगा और उस वीडियो को देखने के बाद समझिएगा कि आखिर ईवीएम हैक कैसे की जाती है। ये एक छोटा सा उदाहरण है कि अगर ऐसे देवरिया के सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी का ये वीडियो जाते जाते आपके लिए छोड़ जा रहे हैं, उसको देखिए और समझिए कि अगर ऐसे जनप्रतिनिधि, ऐसे विधायक हर एक विधानसभा में पहुंच जाए तो फिर मुझे नहीं लगता कि ईवीएम हैक करने की जरूरत पड़ेगी। तो फिलहाल आपके जाते जाते आप ये वीडियो देखिए और फिर निर्णय लीजिए कि ऐसे विधायक अपनी पार्टी के लिए क्या नहीं कर सकते। शर्म आती है तुम लोगों को? नहीं, ये नेत्रहीन है, अनुसूचित समाज से आते हैं। क्यों तुमने इनका कैंसिल किया? तो तुम्हें सिफारिश के फोन की आवश्यकता क्यों है, मुझे ये बताओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं तुमने कैंसिल क्यों किया इनका मकान, मुझे ये कारण बताओ। तुम अपने पिताजी के पैसे से दे रहे हो मकान कि मोदी जी और योगी जी पैसा भेज रहे हैं? वो कमरा है, मैं फोटो भेजू तुम्हें भी? चलो तुम मौके पर चलो, तुम्हारे साथ चलता हूं मौके पर मैं। और तुमने एक साइन मारा, गरीब आदमी का मकान छीन लिया तुमने। यही तो किया तुमने ना। अगर मतलब विधायक फोन ना करे तो तुम मकान नहीं दोगे और एक पात्र व्यक्ति को मकान नहीं दोगे क्योंकि तुम्हारा माल तुम तक नहीं पहुंचा और तुमको कोई सिफारिशी फोन नहीं आया। शर्म आती है तुम लोगों को? नहीं, ये नेत्रहीन है, अनुसूचित समाज से आते हैं। सुधर जाओ तुम लोग सुधर ले। इतना जेल जा रहे हो, इतना कार्रवाई हो रही है, मतलब एक गरीब आदमी का मकान एक झटके में साइन करते हो, मकान छीन लेते हो। हाँ, इनका मकान देके मुझे बताना कि इनके मकान की चाबी दे दियो या जो इनका मकान का पैसा हो गया है। और सुधर जाओ, ऐसा मत किया करो। एक साइन मारते हो और किसी का आशियाना छीन लेते हो। तो फिलहाल कुछ खबरें ये थी इस हफ्ते जो हम आपके लिए लेकर आए थे। अगले हफ्ते एक बार फिर हम ऐसी ही खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।